दोस्तों हिंदुस्तान है और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो। हम हिंदुस्तानियों को कंट्रोवर्सीज बहुत पसंद आती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जब इंडिया में ऐसे स्पोर्ट्स तक में कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता, तो उस स्पोर्ट में कंट्रोवर्सी होना तो बहुत ही लाजमी है, जिसमें बहुत ही सब्जेक्टिव है हर चीज़। खैर, यहाँ पे तो कंट्रोवर्सी होना बनती भी थी, बिकॉज जिस तरीके का ये शो गया है, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शेरू क्लासिक या दिल्ली प्रो शो की, जिस तरीके का ये शो गया है उस तरीके से तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होनी बनती ही थी, बिकॉज इस शो नहीं एक मजाक हुआ है। खैर, हम लोग शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विनर्स की, और उसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 212 कैटेगरी। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो जीता है 212 कैटेगरी को, वो थे रशिया के आंड्रे मेलनिकोव। और बाकी तो इस कैटेगरी में उतना कुछ है नहीं बात करने के लिए। यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने क्लासिक फिजिक के विनर की तरफ, जो कि थे वाहिद बतपई। अब इनका नाम आखिरी वाला मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लासिक फिजिक में ज़रूर बात करनी बनती है मनोज सरंगापानी की। दोस्तों, अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट ईयर मनोज सरंगापानी क्लासिक फिजिक की कैटेगरी को जीते थे, और इस साल वो टॉप 5 के बाहर प्लेस हुए हैं। 6th पोजीशन पे उनको प्लेसिंग मिली है। अच्छा, आप लोग को ये बात सुन के ज़रूर ये लगा होगा कि शायद इस साल मनोज सरंगापानी उतनी बेहतर फिजिक नहीं लेके आए थे, उतनी अच्छी फिजिक नहीं लेके आए थे जितनी लास्ट ईयर लेके आए थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर से कई गुना ज़्यादा बेहतर यहाँ पे फिजिक लेके आए थे मनोज? आप लोग ज़रूर ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर से कई गुना ज़्यादा बेहतर यहाँ पे फिजिक दिखाई थी मनोज ने। अब मैं यहाँ पे आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ विनर में, यहाँ पे मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ कि मनोज सरंगापानी को ये शो जीतना चाहिए था, लेकिन उनको टॉप 5 से बाहर प्लेस करने का कोई तुक यहाँ पे नहीं बनता है। एटलीस्ट वो टॉप 2 या टॉप 3 में रहने बनते थे। मतलब 3rd पोजीशन यहाँ पे उस एथलीट की आई है जिसने एक दिन पहले प्रो कार्ड अचीव किया था। और यहाँ पे मनोज सरंगापानी की ये अगर हम लोग शॉट देखें, स्पेशली यहाँ पे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में उनकी कंडीशनिंग देखें, तो बहुत कम इंडियन एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी इस लेवल की कंडीशनिंग होती है। और इतनी बेहतरीन कंडीशनिंग लाने के बावजूद भी उनको टॉप 5 से बाहर प्लेस किया गया। खैर, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस चेरी ऑन टॉप है। अभी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप लोग कहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर, अभी यहाँ पे एक और बॉडी बिल्डर की भी बात कर लेते हैं, इंडियन रॉक की। अब इंडियन रॉक ने पिछले साल काफ़ी कमाल की फिजिक दिखाई थी और 4th प्लेस किए थे, और इस साल भी वो 4th प्लेस किए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर फिजिक ही दिखाई है उन्होंने इस साल भी। कंडीशनिंग एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, उनकी अपर बॉडी एकदम फिनोमिनल थी, लेकिन वो कहीं मात खा रहे थे तो वो लोअर बॉडी थी। आप लोग को याद तो नहीं होगा, लेकिन मैंने लास्ट ईयर ये चीज़ बोली थी कि अगर इंडियन रॉक अपनी लोअर बॉडी इंप्रूव कर लेंगे तो ये शो बहुत आराम से वो जीत सकते हैं। खैर, लेकिन एक पूरे साल में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी उनकी लोअर बॉडी में हम लोग को, लेकिन फिजिक बहुत बेहतरीन थी, कुछ भी कहें हम लोग। पोजिंग भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी उन्होंने। खैर, चलिए हम लोग चलते हैं अपनी मेंस फिजिक की कैटेगरी की तरफ। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई। उससे पहले एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बोलना ऑफ टॉपिक नहीं है वैसे, थोड़ी सी मतलब मेंस फिजिक कैटेगरी से हट के ये बात करना चाहूँगा, ओवरऑल शो पे बात करना चाहूँगा। देखिए, ये शो एक तरीके से बिल्कुल मजाक सा था। मतलब प्रोफेशनलिज्म जो कहते हैं ना, वो इस शो में बिल्कुल नहीं हम लोग को नज़र आई थी। मतलब परफॉर्मेंस चल रही है, बीच में रैप हो रहा है। मतलब बॉडी बिल्डर्स को टाइम तक नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे पोज हिट करने के लिए, जैसे लग रहा है भाग रहे हैं यहाँ पे जजेस। 1 घंटे सिर्फ दिए गए थे प्री जजिंग से फाइनल्स के बीच में। मतलब यहाँ पे क्यों प्री जजिंग और फाइनल्स का कॉन्सेप्ट आया है, जिससे अगर कोई ना कोई गलती किसी एथलीट से प्री जजिंग के टाइम हुई हो तो कुछ ना कुछ करके फिक्स करे उस गलती को और बेहतर फिजिक दिखाए अपनी फाइनल्स में। लेकिन 1 घंटे में क्या कर सकते हैं आप? 1 घंटे में कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब एक इंसान के कोर्टिजोल लेवल को भी नीचे जाने के लिए 45 मिनट तो लगते ही। अगर कोर्टिजोल हाई होगा आपकी बॉडी वाटरी होगी, वो तक आप फिक्स नहीं कर सकते इतने टाइम में। मतलब IFBB का एक प्रोफेशनल शो होता है इंडिया में, और वो भी एकदम मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो सबसे बड़ी गलती है वो है ऑर्गेनाइजर्स की। एक और चीज़ यहाँ पे अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, जितने भी जो बड़े बड़े लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कराते हैं, या तो मूवी प्रोड्यूसर्स या तो डायरेक्टर्स, हम इन सब को बुला के बोल रहे हैं, जो कोई ना कोई कंटेंट प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि वो इंडियन ऑडियंस को चूतिया समझते हैं। लिटरली मैं यही बोलना चाहूँगा, इंडियन ऑडियंस को वो लोग चूतिया समझते हैं कि भाई अगर डांस नाच गाना नहीं दिखाएंगे तो इंडियन ऑडियंस का नहीं चलेगा। भाई इन लोग की तो आदत है बचपन से नाच गाना देखने की, तो ये लोग बॉडी बिल्डिंग शो में भी, पोजिंग करते टाइम में भी एक रैपर को बुला के हम लोग यहाँ पे गाना गवाएंगे, नचवाएंगे। मतलब क्या तुक बनता है यहाँ पे? कभी आपने बाहर की कोई भी कंट्री में देखा है कि वहाँ पे डांस कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस के बीच में? मतलब बॉडी बिल्डर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे अलग से एक इंसान को बुलाया जा रहा है परफॉर्मेंस देने के लिए, डांस करने के लिए। कोई तुक बनता है इस बात का? यहाँ पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए बॉडी बिल्डर्स की,
ना कि किसी और की। बॉडी बिल्डर्स को इतना कम टाइम दिया गया और वहाँ पे ज़बरदस्ती का हम लोग दिखा रहे हैं डांस करते हुए लोगों को। मतलब कौन इंटरेस्टेड है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में। शुरुआत से ही इंडियन ऑडियंस को ज़्यादातर ये जो क्रिएटर्स होते हैं वो बेवकूफ़ समझते हैं कि ये सब चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो इंडियन ऑडियंस बोर हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में हम लोग को ये सब देखना ही नहीं रहता है। एक्चुअली में हम लोग चाहते हैं कि कोई मैच्योर कंटेंट हम लोग के सामने आए। अब मैच्योर वैसा वाला मैच्योर नहीं, लेकिन दिमाग वाला मैच्योर। बेवकूफ़ी नहीं देखनी हम लोग को, बेतुकी चीज़ें नहीं देखनी हम लोग को। लेकिन ये ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है यहाँ पे। अब मैं क्या बताऊँ, इन लोगों को लगता है इन सब चीज़ों से और ज़्यादा हम लोग का शो बेहतर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इन लोग का शो और बेकार हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। एनीवेज, हम लोग आते हैं यहाँ पे मेंस फिजिक कैटेगरी की तरफ। तो यहाँ पे मेंस फिजिक में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई है, सबसे बड़े जो सवाल उठे हैं वो उठे हैं भुवन चौहान के ऊपर। यहाँ पे भुवन चौहान को जिता दिया गया था डिस्पाइट इस चीज़ के कि बहुत ही ख़राब फिजिक दिखाई भुवन ने। बहुत ज़्यादा फ्लैट नज़र आए, बहुत ज़्यादा बॉर्डरी, सॉफ्ट और बिल्कुल अनकंडीशन नज़र आए थे उनकी फिजिक में। ना हम लोग स्ट्राइशंस देख पा रहे थे, ना हम लोग हार्डनेस देख पा रहे थे। और वहीं अगर हम लोग बात करें, सेकंड आए हुए अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके आए थे राहुल फिटनेस। हाँ, मैं मान रहा हूँ उतनी अमेजिंग पोजिंग नहीं कर पा रहे थे राहुल जितनी भुवन कर रहे थे, लेकिन अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके आए थे। बैक से ज़्यादा थिक लग रहे थे यहाँ पे भुवन के कंपैरिजन में। क्लेविकल्स उतने बड़े नहीं थे जितने भुवन के थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी जिस लेवल की फिजिक, जिस लेवल की कंडीशनिंग, अगर आप लोग एब्स का कंपैरिजन करें, इन दोनों की कोर का अगर हम लोग कंपैरिजन करें, देखिए कितनी ज़्यादा हार्ड है राहुल की कोर इन कंपैरिजन ऑफ भुवन। लेकिन यहाँ पे जो मेन कंट्रोवर्सी हुई है वो हुई है अली बिलाल वर्सेस भुवन चौहान के बीच, जहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने बहुत देखी कि अली बिलाल ने पूरी सिचुएशन एकदम एक जेंटलमैन की तरह ली। भले ही अली बिलाल नाराज थे, उन्होंने बोला कि आई एम डन विद दिस शो, बिकॉज भाई आप टॉप 10 प्लेसर हैं मिस्टर ओलंपिया में और आप उस एथलीट से हार रहे हैं जो थर्ड कॉल आउट से भी ऊपर प्लेस होता है। और चलिए, अक्सर ये बात बोली जाती है कि भाई दूसरे शोज़ का कोई मतलब नहीं है ओलंपिया की प्लेसिंग से। मैं भी मान रहा हूँ, कंप्लीटली मैं एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ से। लेकिन ये तब तक मैटर नहीं करता जब तक आपकी फिजिक में कोई ना कोई चेंजेस हुआ हो। लेकिन यहाँ पे अली बिलाल की फिजिक में कोई चेंज नहीं था, बल्कि बेहतर थी उनकी फिजिक। और वही भुवन की बात करें, मैंने आपसे पहले ही बोला भुवन की उतनी अच्छी फिजिक नहीं थी। देखिए, हम लोग बहुत ही रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही निक वॉकर 3rd प्लेस किए थे मिस्टर ओलंपिया में, वहीं सैमसन दोदा 6th प्लेस किए थे। लेकिन अभी हुआ आर्नोल्ड क्लासिक और आर्नोल्ड क्लासिक को जीत गए सैमसन दोदा और निक वॉकर 2nd प्लेस किए, यानी कि 3 प्लेसिंग ऊपर आए हैं सैमसन दोदा। लेकिन क्या एक्चुअली में ये मैटर करता है? क्या एक्चुअली में कोई मतलब बनता है? यहाँ पे ज़रूर बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की थी अपनी फिजिक सैमसन दोदा ने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे अली बिलाल की परफेक्टली पीक्ड फिजिक थी, लेकिन वही भुवन की बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग फिजिक थी। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स और ये सब हुआ है। अब उस तरफ मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, जो भी हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से रिएक्ट किया भुवन चौहान ने, बहुत ज़्यादा लोगों को सुनाया, बहुत ज़्यादा हेट रिप्लाइज किए उन्होंने। खैर देखिए, लोग तो हमेशा बोलेंगे, लेकिन आप जब एक पोजीशन में पहुंच चुके हैं, आपको ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। देखिए, हेटर्स हर इंसान के होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं भुवन होता, ठीक है, मैं मान रहा हूँ मैं कभी भुवन नहीं बन पाऊँगा, मैं उनके बिल्कुल भी आसपास नहीं हूँ, मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उनकी पोजीशन में होता, मैं कभी भी इस तरीके से रिएक्ट ना करता। बिकॉज ये ऐसे तरीके के रिप्लाई करना, ऐसे तरीके की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ज़बरदस्ती का एक बॉडी बिल्डिंग शो में हिंदू मुस्लिम करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाती है एक एथलीट की। यहाँ पे अली बिलाल ने एक और बात बोली थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप अगर मुझसे 2 प्लेसिंग ऊपर आए हैं, ये चीज़ वो भुवन से बोल रहे थे, अगर आप मुझसे 2 प्लेसिंग ऊपर आए हैं तो ओलंपिया में बस मैं 9th आया था, आप 8th आके दिखा दीजिएगा। तब मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ भी ख़राब डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन हम सब लोग को मालूम है ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे जजमेंट जो होती है वो फेयर होती है। खैर, बहुत हो गया इन सब चीज़ों की बातें, हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, इसका कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं ना, अब कुछ हो सकता है क्योंकि हो चुका है एक बार। लेकिन अब भाई भुवन चौहान ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जिसके लिए मैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट ही करना चाहूँगा। आखिर है तो फेलो इंडियन ही, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल नहीं करना चाहिए भुवन चौहान को। मैंने हर जगह ये चीज़ें पढ़ी कि इस इवेंट्स के बाद, ऐसी चीज़ें होने के बाद भुवन के काफ़ी फ़ैन उनके हेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। एनीवेज, कुछ 2-4 अपडेट भी मैं दे देता हूँ एकदम अभी रिसेंट की, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी अपडेट थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी हुआ है शेरू क्लासिक इटली, जहाँ पे हम लोग को क्लासिक फिजिक के जो विनर नज़र आए वो थे लैज़लो करेली। अब लैज़लो करेली काफ़ी टाइम से वायरल जा रहे थे उनकी अमेजिंग फिजिक और अमेजिंग स्ट्रक्चर के कारण। और देखिए, इस शो में भी
काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल नज़र आया, जिस चीज़ से एक चीज़ तो ज़रूर साबित हो जाती है कि लैज़लो के ऊपर जो हाइप थी वो वर्थ इट थी। लैज़लो कमाल के लगे थे इस शो में और एक बहुत ही वर्दी टॉप कंटेंडर बन सकते हैं क्लासिक फिजिक में लैज़लो, बिकॉज उनकी हाइट बहुत अच्छी है और जैसा कि हम लोग ने हिस्टोरिकली देखा है कि अच्छी हाइट वाले क्लासिक फिजिक में बहुत अच्छा करते हैं, तो हो सकता है बहुत अच्छा कर पाएँ लैज़लो क्लासिक फिजिक पे। खैर ये तो टाइम ही बताएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आती है शॉन क्लैरिडा की तरफ से। अब शॉन क्लैरिडा ने ये अपनी रिसेंट की अपडेट डाली है जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि वो 206 पाउंड पे हैं और बहुत ही ह्यूमंगस लग रहे हैं यहाँ पे शॉन क्लैरिडा, एकदम बस्टिंग फुल उनका फ्रेम नज़र आ रहा है यहाँ पे। और वज़न की देखें तो बहुत ही हल्के एथलीट है शॉन, लेकिन इस टाइम बहुत ही हैवी वज़न पे है अपने कंपैरिजन में, तकरीबन वो 30 पाउंड ऊपर हैं अपनी स्टेज वेट से। अब देखिए शॉन क्लैरिडा एक बहुत ही बड़े कंटेंडर है और बहुत ही ईजिली वो इस साल का भी ओलंपिया जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनके खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा उभर के नज़र आ रहा है वो है कियोन पियर्सन का। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, कमाल की मसल बेलीज हैं और दुनिया भर का मसल मास है, बस हर बार वो मार्क खाते हैं तो कंडीशनिंग में। अगर हम लोग को इस बार के ओलंपिया में कंडीशनिंग में बेहतर अगर नज़र आ गए शॉन क्लैरिडा से कियोन, तो डेफिनेटली इस बार का जो 212 चैंपियन होगा वो हम लोग को बदलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इतनी आसान नहीं होगा ये चीज़ हो पाना, बिकॉज जैसा कि हम लोग को मालूम है शॉन क्लैरिडा वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन एथलीट होते हैं 212 के, और इसीलिए शॉन बेस्ट होते हैं क्योंकि वो हमेशा अपनी कंडीशनिंग अपना पीक नेल करके आते हैं। और कुछ टाइम में ही हम लोग को कियोन पियर्सन भी कॉम्पीट करते हुए नज़र आएंगे, उनके बारे में भी मैं कुछ अपडेट्स फ्यूचर में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस वीडियो की लास्ट अपडेट है और वो आती है 90s के लेजेंड बॉडी बिल्डर के ऊपर, जो कि है डोरियन येट्स। डोरियन येट्स ने अभी अपनी करंट फिजिक अपडेट निकाली है और हम लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइज नज़र आ रहे हैं अपने पीक फिजिक के कंपैरिजन में। एक ज़माना था जो स्टेज पे डोमिनेट किया करते थे डोरियन येट्स, उनके आसपास भी कोई नहीं आ सकता था, सबसे पहले मसल मास मॉन्स्टर थे वो। जितनी बड़ी फिजिक उस टाइम उन्होंने दिखाई थी अपनी स्टेज पे, उतनी बड़ी फिजिक कोई भी नहीं लेके आया था तब तक। 1993 वो साल था जब बहुत बड़े होके आए थे डोरियन येट्स इस स्टेज पे, और उस टाइम डोरियन येट्स को ये बोला जाता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी फिजिक पे, अपनी बॉडी पे। मतलब डोरियन येट्स बॉडी बिल्डिंग में वो पहले इंसान बने थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन के साथ अपनी बॉडी में, जिसका रिजल्ट तो बहुत ही ह्यूमंगस हम लोग को देखने को मिला था। और अपनी अर्ली एजेस में अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा अब्यूज़ करने के बावजूद यहाँ पे जिस लेवल की फिजिक, जिस लेवल के फिटनेस, जिस लेवल की हेल्थ मेंटेन करके चले हैं डोरियन येट्स इस उम्र में भी, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। क्योंकि अगर हम लोग देखें उसी टाइम के काफ़ी ज़्यादा मास मॉन्स्टर अब जिंदा नहीं है इस टाइम, लेकिन डोरियन येट्स जिंदा तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही हेल्दी नज़र आते हैं। यहाँ तक कि उनके बाद आए रॉनी कोलमैन से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं डोरियन येट्स। खैर इसी पॉइंट पे आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा काफजिला हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।